को पता है ना। तो हिमाचल प्रदेश में फ्लड क्यों आया उसको हम लोग समझेंगे किस वे में, ऑरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है उसको संदर्भ में हम लोग समझेंगे हिमाचल प्रदेश में फ्लड कैसे आया। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, जिनको नहीं पता हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ भी है तो एक बार देख लो इसको। तो हिमाचल प्रदेश में देखो किस तरह का फ्लड अभी आया है, तो आज हम लोग ज्योग्राफी में इसको समझेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये देख रहे हो पूरा एकदम मतलब शहर ही बर्बाद हो गया। हिमाचल प्रदेश में लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट, 12 में से 10 डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। समझ में आ गया ना कि वहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का टीम जो है वो लगातार वहाँ पे वर्क कर रही है और लोगों को रेस्क्यू कर रही है। समझ में आ गया ना। इस बीच लगभग 100 लोगों का डेथ भी हो गया अब तक। देखो यहाँ पर कैसे घर जो है घर ही बह जा गया। समझ में आ गया ना। इस तरह का मतलब फ्लड हम लोग को देखने को मिला कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। पूरा घर का घर बह जा रहा है। ठीक है ना, लोग समझेंगे। ये मंडी का है, मंडी कहाँ है, कंगना रनौत यहाँ की एमपी है। ठीक है ना, ये मंडी। तो देखो कुछ इस तरह का डिस्ट्रक्शन हम लोग को देखने को मिला है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। समझ में आ गया ना। तो अब हम लोग ओवरव्यू समझ गए हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है, किस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग ये देख लिए, अब हम लोग समझते हैं हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्यों होता है। इंडिया का देखो, इंडिया का नॉर्दर्न वाला भाग जो है ना, उधर आसाम समझ लो, इधर हिमाचल प्रदेश समझ लो, इस समय बाढ़ वगैरह फ्लड वगैरह आते रहता है ना। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि बादल फट गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया। तो आज हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे यही सब चीज को कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, बादल फटना क्या होता है। समझ में आ गया ना, किस तरह से हिमाचल प्रदेश में ऐसा डिस्ट्रक्शन आया और किस तरह से जो हिली एरियाज हमारे इंडिया का है वहां पर ये लगातार प्रोन होता है ऐसा सारे डिस्ट्रक्शन के लिए। समझ में आ गया ना। अब देखो इसको हम लोग समझते हैं। देखो ये बहुत, तो हम लोग पहले समझते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसको हम लोग समझते हैं। तो ओरोग्राफिक वर्षा को समझने के लिए सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर देखो एक पहाड़ बना लेते हैं। ये हमारा पहाड़ है, ठीक है ना, ये हमारा पहाड़ है। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसे होता है, जनरली बादल कैसे बनता है तुम लोग पहले समझो। बादल बनने का जो प्रक्रिया होता है, इस पे हम लोग आएंगे, पहले बादल बनने का प्रक्रिया भी समझ लेते हैं। बादल जनरली कैसे बनता है, बादल बनने का प्रोसेस जो होता है वो सिंपल है। क्या प्रोसेस सिंपल है, देखो यहाँ पर मेरा सन है। बादल बनने का प्रोसेस समझ लो पहले, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा सन है, ठीक है ना, सन है। ये हमारा वाटर वाला एरिया है, ये समझ लेते, ये तालाब है, ये नदी है, ठीक है ना। ये मेरा पूरा वाटर वाला एरिया, यहाँ पर क्या है, पानी, ये वाटर वाला एरिया, ये पानी वाला एरिया। समझ में आ गया ना। तो नॉर्मल डेज में क्या होता है, सनलाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, सनलाइट के कारण ये वाटर बॉडी इवापोरेट करेगा, यानी कि वाष्प बनेगा, बनेगा वाष्प। जैसे जैसे वाटर इवापोरेट हो रहा है वैसे वैसे क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, है ना। वाष्प बन करके ऊपर में जाएगा और ये टाइनी ड्रॉपलेट्स इस तरह से इकट्ठा हो रहा होगा, है ना। जब ये बहुत ऊपर जाएगा तो देखो, जब धरती से गर्म होकर के जाता है तो क्यों जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब धरती की वजह, जब ये हीट हो जाता है तो उसका डेंसिटी यानी कि घनत्व कम हो जाता है। जब घनत्व कम हो गया तो ये राइज करने लग जाता है, गर्म हवा राइज करने लग जाता है, तो अपने साथ ये वाटर वेपर को भी ऊपर की ओर उड़ा के लेके चला जाता है। बट जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, लगातार जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, तो तुम ही बताओ, ऊपर जा रहा है तो लगातार ठंडा होते जा रहा है, क्योंकि धरती से कनेक्शन टूट गया उसका। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे हाइट में हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है। तो ये लगातार ऊपर जा रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, लगातार ये इसका घट रहा है। समझ में आ गया ना। उसका रीजन क्या है, क्लास को लास्ट क्लास में जाकर के देख लेना, हम लोग पढ़े हैं कि धरती टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हीट होती है, यानी कि धरती सूरज का रोशनी से कम हीट होती है, धरती जो एब्जॉर्ब करने के बाद रिफ्लेक्ट करती है उससे ज्यादा हीट होती है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। अब जैसे जैसे हाइट पे जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये कूल डाउन हो रहा है। जैसे जैसे कूल डाउन हो रहा है तो इसका मॉइस्चर को रिटेन करने का कैपेसिटी घट रहा है। देखो गर्म हवा में ज्यादा मॉइस्चर रह सकता है, समझ में आ गया ना, गर्म हवा में ज्यादा मॉइस्चर रहता है और ठंड का मौसम में कम मॉइस्चर रहता है। देखो वही रीजन है कि गर्मी का दिन में हम लोग को ना मॉइस्चराइजर लगाने की दरकार नहीं पड़ता है ना। क्यों, क्योंकि हवा में बहुत नमी होता है, हवा में बहुत मॉइस्चर होता है। लेकिन ठंड का दिन में हम लोग को मॉइस्चराइजर वैसलीन वगैरह लगाने का नीड पड़ता है। क्यों, इसीलिए उसका नाम मॉइस्चराइजर है। क्यों, क्योंकि ठंड का दिन में मॉइस्चराइज कम होता है, हवा में नमी कम रहती है। क्यों, क्योंकि इवापोरेशन कम हो रहा होता है। जब गर्म हवा रहता है तो गर्म हवा ज्यादा मॉइस्चर है, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा, टेम्परेचर घट रहा, तो टेम्परेचर जैसे जैसे घटता है तो इस मॉइस्चर को होल्ड करने का कैपेसिटी हवा का घटता है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है, हीट लूज हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है। हीट लॉस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। गर्म हवा ज्यादा मॉइस्चर अपने आप में होल्ड कर सकता है, ठंडा हवा में मॉइस्चर कम रहता है। तो जैसे जैसे ऊपर हाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होता है, ये मॉइस्चर कम होल्ड करेगा। तो ये बूंद जो अभी तक भाप था, जो अभी तक क्या था, ये वाटर वेपर था। ये क्या था, वाटर वेपर था। ये वाटर वेपर गैस अब लिक्विड में बदलने लगेगा। ये जो संघनन का प्रक्रिया होता है इसमें क्या होता है, गैस किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है।
तो जैसे जैसे ऊपर राइज किया तो ये गैस अब लिक्विड में बदलने लग जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये लिक्विड बहुत भारी हो जाएगा, तो बादल जो है वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, तो ये उस एरिया में बारिश बरस जाएगी और हम लोग बोलेंगे कि अब ये बारिश होने लग गई है। समझ में आ गया ना, अब बारिश होना स्टार्ट हो गई। समझ में आ गया? तो क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले होता है इवापोरेशन। इवापोरेशन में होता है भाप बनने का प्रक्रिया। यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड जो होता है, लिक्विड किस में बदल जाता है? गैस में। लिक्विड किस में बदल जाता है? गैस में, है ना। पानी लिक्विड था, वाटर वेपर में बदल गया गैस में। और जब कंडेंसेशन यानी कि संघनन होता है ऊंचाई में जाने के बाद, तो क्या हो जाता है, गैस जो है ये किस में बदल जाता है? ये लिक्विड में बदल जाता है। और जब बहुत भारी हो जाता है तो बारिश होने लग जाता है उस एरिया में। तो यह है बादल बनने का प्रक्रिया। इस तरह से बादल बनता है। समझ में आ गया ना? इस तरह से हमारा ये बादल जो बना था, इस तरह से हमारा बादल बनता है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? आगे हमारा ओशियन है, ये जमीन है ना। इवापोरेशन हो रहा है। इवापोरेशन जब होता है तो ये पानी गर्म होकर के इवापोरेट हुआ, जैसे ऊपर जाता है तो ये अपना मॉइस्चर जो होता है वो लूज कर देता है, क्योंकि ये ठंडा हो गया। अब ठंडा पानी जो होता है वो बादल बना देता है। देखो इस तरह से। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? आते हैं हम लोग पीछे, इसमें आ जाओ वापस से। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है इसको समझो। पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, उसका एक स्पेशल चीज यहाँ पे होता है। देखो यहाँ पर विंड ऐसे करके चल रही है, विंड ऐसे करके चल रही है। लेकिन पहाड़ों के क्षेत्र में क्या होता है ना, चूंकि इसको एक लिफ्ट का तरीका मिल गया, तो ये विंड बहुत स्पीड में लिफ्ट हो जाती है। इस तरह से क्या होती है, बहुत स्पीड में लिफ्ट हो जाती है। देखो नॉर्मली अगर ये विंड ऊपर जा रही होती, इवापोरेशन हो रहा होता, तो नॉर्मली ये हल्का हल्का ऊपर जा रही होती और बहुत हाइट में जाकर के बादल को बनाती। बहुत हाइट में मतलब लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा में, 1-2 किलोमीटर ऊंचा में जाकर के बादल का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है ना। अलग अलग बादल का लेयर अलग अलग है, लेकिन जितना भी हाइट में जाकर के बादल का निर्माण होता है। बट यहाँ पर क्या होगा, चूंकि इसको लिफ्ट का एक जरिया मिल गया है, तो ये गर्म हवा स्पीड में लिफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पीड में लिफ्ट हो जाएगी। और तुमको नहीं लगता ये गर्म हवा जल्दी ठंडा हो जाएगी? उसका रीजन है, देखो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में क्या होता है ना, ये हवा हल्का हल्का ऊपर जाएगी और ठंडा होगी। लेकिन चूंकि ये एरिया पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ में ऑलरेडी बर्फ रहता है हाइट पे, तो ये एरिया जल्दी ठंडा हो जाएगी। तो यानी कि जो ये वाला हवा को, जो अभी हम लोग पढ़े यहाँ पर आगे, जो हम लोग यहाँ पर देखे थे, यहाँ पर ये वाला हवा को जब ऊपर जा रही थी, तो इसको बहुत हाइट में जाने के बाद इसका टेम्परेचर कम हुआ था। बहुत हाइट में पहुंचने के बाद इसका टेम्परेचर कम हुआ था, तो बहुत ऊंचाई पे बादल बना था, बहुत ऊंचाई पे बादल बना था। बट चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत जल्दी कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पहाड़ मिल गया है। तो जैसे ऊंचाई पे गया इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी कम हो गया, तो बहुत जल्दी कम हो गया तो कंडेंसेशन जो होगा, संघनन का प्रक्रिया होगा, वो बहुत क्लोज में बनने लगेगा। वो संघनन का प्रक्रिया बहुत पास में बनेगा, है ना, बहुत पास में बनेगा। तो यानी कि जो बादल को नॉर्मल प्लेन एरिया में बहुत हाइट पे बनता है, पहाड़ों के क्षेत्र में बहुत नीचे बनेगा, क्योंकि संघनन बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसको ठंडा जरिया मिल गया। यहाँ पर पहाड़ में बर्फ रहता है, तो यहीं पे कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने से इसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, और जिसकी वजह से यहीं पे बादल बन जाएगा। और देखो लगातार नीचे से हवा रश करके ऊपर जा रही है, लगातार रश करके ऊपर जा रही है, गर्मी का दिन में खास करके लगातार रश करके ऊपर जा रही है। समझ में आ गया ना? जिसके वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा बादल बन जाएगा, बहुत बड़ा बादल बन जाएगा। और जब ये बादल इतना ज्यादा बन गया और नीचे से लगातार हवा बह रही है ना, और भी ज्यादा मॉइस्चर एक्यूमुलेट हो रहा, तो अचानक से बहुत ज्यादा मॉइस्चर एक्यूमुलेट हो जाता है, जो बादल होल्ड नहीं कर पाएगी। ऐसे में बादल क्या होता है ना, बहुत ज्यादा वर्षा को बरसा देती है एक ही जगह पर। तो हम लोग इसको बोलते हैं बादल फट गया या क्लाउड ब्रस्ट हो गया। बादल फटना का मतलब हो गया एक एरिया में 1 घंटा के अंदर में लगभग 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाना। 10 सेंटीमीटर या इसको 100 मिलीमीटर भी बोलते हैं। तो 1 घंटा के अंदर में 100 मिलीमीटर का बारिश हो जाना, मतलब समझ लो बहुत, अपने आप में बहुत होता है। 100 मिलीमीटर का बारिश यानी कि 1 आवर में अगर हो रहा है तो ये बहुत बारिश माना जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इतना बारिश का हो जाना को हम लोग क्या कहते हैं, बादल फटना कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, लोगों को मौका नहीं मिलता। समझ में आ गया ना? बहुत जल्दी बहुत सारा चीज डूबने लग जाता है। एकड़ एकड़ जमीन जो होता है ना, क्लाउड बर्स्ट की वजह से 1-1.5 घंटा में एकदम पूरा समझ लो बहुत हाइट तक पानी आ जाएगा उसमें। तो क्लाउड बर्स्ट ये प्रोसेस होता है, और ये पहाड़ी एरिया में सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी एरिया में संघनन बहुत जल्दी हो जाता है, कंडेंसेशन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि जो हवा बहुत हाइट में जाके ठंडा होता वो यहीं पे ठंडा हो गया, तो मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी यहीं पे खत्म हो गया, तो यहीं पे बरस जाएगा। इसीलिए देखो उत्तराखंड में बहुत बार ऐसा होगा, हिमाचल प्रदेश में, ये सब एरिया में बहुत बार तुमको बादल फटने का चीज देखने को मिलेगा। देखो लैंड, यही चीज हम तुम लोग को समझा रहे थे, यही आपका जाकर के क्या, ओरोग्राफिक रेनफॉल। इस तरह से उठी मॉइस्चर, है ना, वाटर वेपर, और देखो कितना क्लोज में जाकर के कंडेंस हो गए, क्योंकि ठंडा बहुत जल्दी हो गया ना, तो लूज कर दिया अपना प्रॉपर्टीज को पानी होल्ड करने का, जिसकी वजह से बहुत जल्दी स्पीड में बरस जाती है। यही आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल है, जो अभी तुम लोग को हम समझा रहे थे। समझ में आ गया ना? अब इसको हम लोग थोड़ा सा पिक्चर के वाइज समझ लेते हैं, बादल कैसे फटता है, हम तुम लोग को मिलेगा। प्लेन एरिया में बहुत हाइट में बादल बनता है ना, तो ये प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा। बट पहाड़ों के एरिया में बहुत क्लोज में बादल बन जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है इतना क्लोज में बन गया कि वो अब हैंडल नहीं कर पा रहा और प्रेशर को, जिसकी वजह से बर्स्ट कर जाता है। तो इस तरह का प्रक्रिया होता है। देख रहे हो पूरा एरिया तुरंत समझ लो
कैसे लग रहा है जैसे तुरंत मतलब ओवरफ्लो हो जाएगा। तो जो नॉर्मल दिन में मतलब समझ लो कई दिन लगता, कुछ घंटे में ही ओवरफ्लो हो जाता है, समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से आपका ऐसा चीज होता है। तो ये हो गया बादल फटने वाला प्रोसेस, समझ में आ गया ना। अब सिर्फ बादल फटना, जैसा हम लोग हिमाचल प्रदेश का टोपोग्राफी देख लेते हैं। ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ये मैप में हम लोग देख लो हिमाचल प्रदेश, ये हमारा हिमाचल प्रदेश वाला भाग, इधर जम्मू कश्मीर हो गया। अब हिमाचल प्रदेश इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, उसको समझो, क्योंकि हम लोग हिमालय जब पढ़ते हैं चैप्टर ज्योग्राफी में, लोग हिमालय पढ़ते हैं, तो हिमालय को हम लोग 4 हिस्सा में बांटे हैं। सबसे पहले वो ट्रांस हिमालयज ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ से भी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। और फिर आपने क्या, पहले हो गया ट्रांस हिमालयज ऊपर वाला भाग, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हिमाद्री हो गया, हिमाचल हो गया और शिवालिक हो गया, है ना। हिमालय को हम लोग इधर 3 रेंज में बांटे और उधर ट्रांस हिमालयज में बांटे, इस तरह से हम लोग हिमालयज को बांटते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, यहाँ पर से क्या होता है, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, समझ में आ गया ना। बहुत सारी नदियाँ, जैसे सतलज यहीं से निकलता है, सतलज वगैरह जो हो गया वो यहीं से निकलता है। तो जब इधर से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, इधर से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, तो ये इसी रास्ता से जाती है, कुछ इससे से इधर चल जाएंगी, कुछ इधर से इधर चल जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश बिल्कुल ऐसा जगह पर आता है जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ जो ट्रांस हिमालय से निकल रही हैं, हिमालय से निकल रही है, वो इस एरिया को क्रॉस करते हुए जाती है, समझ में क्या, जहाँ भी उनको जाना है। हम लोग रिवर का चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाएंगे इस चीज़ को। अभी रिवर वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे, तो अभी तुम लोग को उतना डिटेल में नहीं समझ में आएगा, बट ओवरऑल समझो, बहुत सारी नदियाँ जो है वो यहाँ से निकलती हैं, जो क्या होता है ना, वो हिमाचल से होकर के गुजरती है, समझ। और बहुत सारी नदियाँ इधर से भी निकलती हैं जो हिमाचल को टच करते हुए जा रही होती है, समझ में आ गया ना, इस तरह से। तो हिमाचल में बहुत सारी नदियों का संगम होता है। पर थोड़ा सा हम लोग अगर हिमाचल का मैप को देखें, हिमाचल का सारा डिस्ट्रिक्ट को देखें, तो देखो हिमाचल का कौन कौन डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो यहाँ पर गया सिरमौर हो गया, यहाँ पर सोलान वैली हो गया, यहाँ पर ऊना हो गया, यहाँ पर कंगरा हो गया, यहाँ पर मंडी हो गया, चेनाब रिवर हो गया, ये आपका हो गया चेनाब रिवर, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये हो गया आपका रावी नदी, ये आपका हो गया कौन सा नदी, रावी नदी, ये हो गया आपका रावी नदी, ठीक है ना। ब्यास नदी देखो, ये हो गया आपका ब्यास नदी, ये हो गया आपका ब्यास नदी। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट नदी सतलज नदी, ये आपका हो गया सतलज नदी, ठीक। यहाँ पर हो गया आपका यमुना नदी। तो देखो तो सारा नदी यहाँ पर दिख रही है, एक तरह का ऐसा एरिया हो गया जब सारा बड़ा बड़ा नदी आकर के मिल रहा है। ये सब बहुत बड़ी नदी हैं, रावी नदी जो हो गया, चेनाब नदी जो हो गया, सतलज हो गया, यमुना हो गया और ब्यास हो गया। ये सब सारी नदियां देखो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रही हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रही हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या किए ना, बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाए, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए, भाखड़ा नगर प्रोजेक्ट यहीं पे बना हुआ है, समझ में आ गया ना। बहुत सारा हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग ये नदी जो जा रही है यहाँ पर डैम्स वगैरह बना देते हैं, है ना, और इसका पानी को डाइवर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है समझो, जब क्लाउड बर्स्ट होता है, ऐसे बरसात का मौसम है, अभी भी हम लोग जान रहे कि मानसून समय से पहले आ गया है, और जब बरसात का मौसम होता है तो यहाँ पर तुमको पता है ना क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। क्लाउड बर्स्ट की वजह से अचानक से वाटर लेवल राइज हो जाता है, जिसके वजह से जो छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन होता है उसको नदी तोड़ करके निकल जाती है, समझ में आ गया ना, जिसके वजह से मास डिस्ट्रक्शन तुमको देखने को मिलेगा, समझ में आ गया ना। इस वजह से यहाँ पर मास डिस्ट्रक्शन हम लोग को क्या होता है देखने को मिलता है, समझ में आ गया ना, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, है ना, अलग अलग जगह से अलग अलग नदी आ रही है, और हम लोग हर नदी के ऊपर छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम्स बनाए हैं, वाटर को कंजर्व करने के लिए अलग अलग तरीका का कुछ ना कुछ हम लोग बना के रखे। इसके अलावा हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर ये एरिया, ये सब जो हिमालय वाला एरिया होता है ना, ये सब काफी प्रोन होता है बहुत सारी चीजों के लिए, समझ में आ गया ना। जैसे अर्थक्वेक यहाँ पर सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि तुमको बताएं लास्ट क्लास में कि यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, तो ये सब एरिया अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, ये सब के लिए बहुत प्रोन होता है। एक और रीजन समझो जो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे समझना, वो ये है कि देखो जब यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, तो हम लोग जब यहाँ हम लोग नीचे है प्लेन में, तो हम लोग को लगता है हिमाचल प्रदेश तो बहुत ऊंचाई वाला एरिया है ना, बहुत ऊंचाई में है। लेकिन तुम यहाँ पे समझो, जब हम लोग इसके संदर्भ में देख रहे हैं, तुम लोग समझो जब यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकल रही हैं और बहुत सारी नदियाँ जो इधर से जा करके ऐसे करके बह रही हैं यहाँ से, तो तुम लोग समझो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा जोन हो जाता है जो ढलान में आ जाता है। ऊपर से नदी निकल रही है, यहाँ से नदी निकल रही है, और ये एरिया ढलान वाला है, तो यहाँ पर पानी बहुत रश करके नीचे आती है, नॉर्मल स्पीड में नहीं आती है। जो नॉर्मल स्पीड में पानी ऐसे ऐसे करके मान के चलो आना चाहिए, वो क्या होता है, हिमाचल प्रदेश ऐसा टोपोग्राफी में है कि पानी जो होता है वो ऐसे करके आती है यहाँ पर, समझ, फ्लो बहुत फास्ट यहाँ पर होता है। तो क्योंकि जितना ऊपर में पानी जमा होगा उतना फास्ट फ्लो करेगी यहाँ पर, समझ आ रहा है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा प्रोन हो जाती है फ्लड्स वगैरह के लिए। कोई दिक्कत है? तो ये सारा रीजंस की वजह से फ्लड्स जो है अभी रिसेंटली देखने को मिला। एक तो क्लाउड बर्स्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश होना, है ना, मानसून ऐसे ही चल रहा है। इसके अलावा जो हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह किए हैं, है ना, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वगैरह हम लोग मतलब एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, कौन सा एरिया को किस तरह से छोड़ना चाहिए। जो यहाँ पर लेक्स वगैरह था,
लेक्स वगैरह में हम लोग क्या किए, घर वगैरह बना दिए, बिल्डिंग बना दिए। देखो लेक्स वगैरह क्या होता है ना, एक रिजर्वायर होता है जो फ्लड को कंट्रोल करता है। दलदली क्षेत्र जो होता है, वेटलैंड जो होता है, वो लोग पानी को क्या होता है, एब्जॉर्व करता है। जब हम लोग दलदली क्षेत्रों को मतलब साफ करके अपना घर मकान बनाते हैं, तो दलदली क्षेत्र तो खत्म हो गया, वहां पे घर मकान बन गया, तो पानी एब्जॉर्व कहाँ पे होगा, पानी का एब्जॉर्ब का जो जगह होता है वो खत्म हो जाता। तो यहाँ पर जितना भी लेक्स था, मोटा मोटी मोस्ट ऑफ द लेक्स में हम लोग घर मकान दुकान ये सब बना लिए हैं। तो पानी का जो एब्जॉर्ब करने का जगह था वो जगह खत्म हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है वो तो बहेगा ही ना, है ना। अब उसको रोकने, अब उसको वो एब्जॉर्ब करने का जगह नहीं मिल रहा। इसके अलावा ट्रीज वगैरह, तुमको ऑब्वियस ही बात है जब घर कंस्ट्रक्शन होता है तो ट्रीज वगैरह हम लोग काट देते हैं, तो सारा ट्रीज वगैरह भी हम लोग काटे। अब ट्रीज काटने से क्या होता है, देखो ट्रीज जो होता है, पेड़ जो होता है, वो मट्टी को होल्ड करके रहता है, मट्टी को सब पकड़ के रहता है ना, मट्टी को बहने नहीं देता है, और फ्लड का स्पीड को भी रोकता है। अब तुम समझो ना, इधर से जोर से बारिश हुई है, पानी आ रहा, यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, ये सब पेड़ है, ठीक है ना, ये सब पेड़ है, तो पेड़ क्या करेगा, स्पीड को रिड्यूस कर देगा ना। बीच में आ गया पेड़, तो बारिश का पानी जोर से आई तो रिड्यूस कर दिया स्पीड को। लेकिन जब पेड़ नहीं है तो खुला मैदान है, तो बारिश तो और स्पीड में जाएगी ना, जाएगी कि नहीं जाएगी। तो पेड़ वगैरह जो होता है वो सब क्या करता है, स्पीड को रिड्यूस करता है। इसके अलावा लैंडस्लाइड भी बहुत देखने को मिला। लैंडस्लाइड में होता है भूस्खलन, क्या होता है, अब देखो भूस्खलन भी ज्यादा पानी की वजह से होता है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, समझो। भूस्खलन क्या हो गया, हद से ज्यादा पानी बरस गया, हद से ज्यादा पानी बरस गया, हद से ज्यादा पानी इस एरिया में बरस गया, है ना। अब चूंकि हद से ज्यादा पानी बरस गया, तो देखो क्या होगा, हद से ज्यादा पानी बरस गया तो, और चूंकि पेड़ है नहीं, पेड़ नहीं है तो डायरेक्ट मट्टी आ जा रहा संपर्क में बारिश का। अब मट्टी का ऊपरी लेयर जो हो गया, जो ऊपरी लेयर मट्टी का, ये सब ऊपरी लेयर है, ये पानी में क्या हो गया, ये पानी की वजह से लूज हो गया। क्या हो गया है, लूज हो गया। और जो जोर से बारिश आई वो ऊपर वाला मट्टी को उखाड़ करके ले गया, क्योंकि मट्टी को होल्ड करने के लिए पेड़ नहीं है। पेड़ रहता तो मट्टी को ऐसे होल्ड करके रहता, पेड़ है ही नहीं तो मट्टी होल्ड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या हो गया, ये मट्टी को लेकर के बह गया, तो ऊपर का मट्टी को लेकर के बह गया। अब जब बह गया है तो नीचे वाला मट्टी और कमजोर है आपका, तो क्या हो जा रहा है ना, मट्टी कहीं ना कहीं दलदली टाइप का हो गया, मट्टी के अंदर में भुरभुरा टाइप का, समझ में आ गया ना। और हम लोग माइनिंग वगैरह भी पूरा करते हैं, तो जिसकी वजह से जमीन है अंदर खोखला। हम लोग माइनिंग वगैरह भी तो बहुत करते हैं अलग अलग एरियाज में, तो जिसकी वजह से जमीन है नीचे में खोखला और मट्टी ऊपर का गया है बह। अब नीचे से जान है नहीं मट्टी में, तो क्या होगा, पहाड़ का पहाड़ लैंडस्लाइड हो जाएगा, है ना, पहाड़ का पहाड़ टूट जाएगा। तो जिसकी वजह से एक साथ सारा चीज हो गया, क्लाउड बस्ट हुआ, क्लाउड बस्ट की वजह से फ्लड आ गया, फ्लड की वजह से लैंडस्लाइड आ गया, जिसकी वजह से लगभग 100 लोगों का मौत यहाँ पर हो गया। तो ये ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। देखो मैप्स वगैरह ज्योग्राफी को किस तरह से इंपैक्ट करती है। अगर इसी तरह का बारिश मान के चलो झारखंड में हो जाए तो झारखंड में उतना तबाही नहीं मचेगा, समझ में आ गया ना। या मान के चलो यूपी में हो जाए तो इस तरह का तबाही नहीं, क्योंकि ये सब प्लेन एरिया में आता है। पहली बात यहाँ पे क्लाउड बस्ट होना भी बहुत मतलब ना के बराबर है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा पहाड़ नहीं है। लेकिन ये सब एरिया, हिमाचल वाले एरिया में क्या हो जाता है, क्लाउड बस्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वाटर वेपर को यानी कि हवा को उठने का एक तरीका मिल जाता है ना। हम लोग एरिया में बहुत हाइट में बादल बनती है, लेकिन ये सारी एरिया में बहुत क्लोज में बादल बन जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, इवोपोरेशन बहुत फास्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि कोल्ड एरिया, समझ में आ गया ना। तो ये सारा रीजन की वजह से अभी हिमाचल प्रदेश में हम लोग को देखने को मिला जो डिस्ट्रक्शन हुआ, समझ में आ गया ना।